कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? खट जवाब आता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी। संविधान की लड़ाई है, बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे दूसरे पे महंगाई। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। ये सब बयान हम आपको क्यों दिखाते हैं? जब किसी शो की शुरुआत करते हैं तो आपको रिकॉल करवाते हैं कि किस नेता ने किस आक्रामकता से प्रहार किया है और कैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में सफल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये खटाखट फटाफट जो आप देखते हैं ये सब इसीलिए सुनवाते हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी मेहनत की और क्यों ऐसा रुझान आ रहा है, सब कुछ जान लेते हैं विस्तार से। पहले यह समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई और आज 44 दिन बाद 7वें चरण की वोटिंग के साथ लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया। यानी मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। अब नतीजों का इंतजार है, सबको नतीजों का इंतजार है। आज विस्तार से चर्चा होगी, नेताओं के साथ चर्चा होगी, वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे और हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से समझाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पोल ऑफ पोल के नतीजे कि आखिर आंकड़े क्या कह रहे हैं। दिखाइए भाई, दिखा दीजिए आंकड़ा ताकि मैं जनता को एक बार समझा दूं, विस्तार से बता दूं। आपका अपना चैनल है कि अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो चलिए रिपब्लिक भारत की बात कर लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, पहले रिपब्लिक भारत की बात कर लेते हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ब्रजेश जी की खासियत है, जब हम लोग कभी क्या है इस तरह से बातचीत करते नहीं है और जब टीवी में ऐसी बातचीत करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि आनंद तुम बड़ी से बड़ी बात जो है बहुत मजाकिया अंदाज में कह देते हो। तो आज मैं भी इनसे बहुत ज्यादा मजाक करवाने वाला हूं। आप लोग इनको गंभीर देखते थे, 4 किताबें इन्होंने लिखी है गंभीरता से, लेकिन आज बहुत हंसी मजाक होने वाले हैं, खूब हेलीकॉप्टर में उड़े हैं। तो रिपब्लिक भारत एनडीए को 353 से 368 का आंकड़ा दे रहा है और 110 से 133 इंडिया गठबंधन को और अन्य को जो है वो 43 से 48। वहीं दूसरी तरफ जन की बात कर लेते हैं। जन की बात, पूरा चुनाव जनता की बात पर निर्धारित और आधारित रहता है, इसलिए जन की बात का कर लेते हैं। आंकड़ों की बात 362 से 392, 400 पार इस बार मोदी सरकार। क्या ये नारा सफल होगा या नहीं, ये आपको बताएंगे। तो चलिए जन की बात एनडीए को 362 से 392 तक अनुमान बता रहा है, इंडिया गठबंधन को 141 से 161 और अन्य को 10 से 20 सीट। इंडिया न्यूज की जल्दी से बात कर लेते हैं। 371 सीट, देखिए सब 350 से पार ही हैं। 371 सीट एनडीए गठबंधन को, इंडिया को 125 और 47 अन्य को। रिपब्लिक टीवी की बात कर लेते हैं जल्दी से। 359 सीट एनडीए को, 154 इंडिया गठबंधन को और 30 अन्य को। न्यूज नेशन की बात कर लेते हैं। 360 एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 161 सीट का अनुमान है और अन्य को 22 सीटों का। और इन सब का जब एक औसत निकालते हैं तो वो आंकड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से अंदाजा और अनुमान लगाते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और कितने आंकड़े जा रहे हैं। तो चलिए ये भी बता देता हूं पोल ऑफ पोल्स क्या है। 367 सीट एनडीए, मतलब आप समझ रहे हैं 367 सीट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सुनामी है इस बार, और 160 इंडिया गठबंधन और अन्य को 36। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ कौन कौन है और किस मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं।
भगवान दास सबनानी जी हैं, बीजेपी विधायक हैं, नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार। उसके बाद जो चमत्कार बीजेपी कर रही है उसमें बात करेंगे। इसके अलावा पंकज मुकाती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी नमस्कार करेंगे ही, ये परंपरा है। और मेरे आदरणीय मेरे टीवी पत्रकारिता की शुरुआत करवाने वाले ब्रजेश राजपूत जी आज एडिटर इन चीफ की भूमिका में हैं। नमस्कार करते हैं। आप भी नमस्कार कर लीजिए, आप जनता को कर लीजिए, मैं आपको कर लेता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा ब्रजेश जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत की बात जब होती है और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपकी किताबों को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की सियासत कैसी है और किस तरफ जा रही है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या ये जो एग्जिट पोल का अनुमान है यही नतीजों में बदलेगा ब्रजेश जी? ज्ञानेंद्र, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ज्ञानेंद्र जी कि ये जो है मतदान के बाद का जो रिजल्ट है, जो सर्वे है, तो पहले तो ये बताएं कि ये सर्वे है और आमतौर पर सर्वे बहुत ज़्यादा सच निकल रहे हैं। पिछले 2-3 चुनाव हम लोग लगातार देखें तो इस पर भी भरोसा करने का मन करता है। मगर जिस तरीके से सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी 350 तक एवरेज जो आ रहा है, 350 पार, तो निश्चित ही इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है उस पार्टी ने भरोसा, जनता ने भरोसा जताया है, बीजेपी ने उम्मीदें जगाई हैं और जनता ने बीजेपी पे एक बार फिर अपना भविष्य सौंपा है, इस लिहाज से कि बीजेपी ने जो काम किया है उसको और आगे ले जाएगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में तकरीबन सभी जो एग्जिट पोल हैं 1 से लेकर मैक्सिमम 3 सीटें तक दी हैं। तो हम भी मान रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में 3 सीट आ सकती हैं। वो 3 सीट कौन सी होंगी इस पर बाद में बात करेंगे। ईमानदारी से बताइएगा, आप मान रहे थे या एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर बोल रहे हैं? नहीं, 1 से लेके 5 हम लोग मान रहे थे कि 1 से लेके 5, मगर 1 से लेके 3 भी बहुत कन्विंसिंग लग रहा है कि 1 से लेके 3 सीट हो सकती हैं। और ये बात बीजेपी के हमारे जो मित्र नेतागण हैं वो भी कहते हैं कि 3 सीटें तो आ सकती हैं। बीजेपी विधायक जी, आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी आए थे और पूरे भोपाल को डॉक्टर मोहन यादव ने भगवामय कर दिया था। आपकी मुस्कुराहट, आपको देखकर इसकी आपको बहुत शुभकामनाएं। ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये और बढ़ेंगे आपको लग रहा है, या फिर 300, 310, 320 एवरेज भारतीय जनता पार्टी यहीं रुक जाएगी? ज्ञानी जी, ये जो आंकड़े हैं, ये ट्रेंड बता रहा है कि आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। 10% कम से कम इसका इजाफा और होगा और निश्चित रूप से 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जाने वाली है। माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश का जो भरोसा है, मध्य प्रदेश में भी हम 1, 2, 3 नहीं 29 की 29 सीट जीतने वाले हैं। कांग्रेस एक भी सीट, जो पिछली बार 28 सीट हम जीते थे, 1 सीट कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा गई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। जनमत ने हमको जो आदेश दिया है, निश्चित रूप से 2 दिन बाद उसका फैसला एग्जिट पोल के रूप में आएगा। जब निर्णय आएगा तो जिस तरीके से कांग्रेस ने पलायन किया, उनका फैसला था कि हम एग्जिट पोल पर बहस के लिए नहीं जाएंगे। पलायन तो आप लोग करवा ले रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? उन्होंने ये बताइए, जब उनके प्रत्याशी वहां हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी सेल्फी डाल दे रहे हैं। कांग्रेस का पलायन तो आप लोग जबरदस्ती करवा ले रहे हैं। बीजेपी अपनी ताकत से ही इतनी मजबूत है तो कांग्रेस को छोड़ देते। कांग्रेस को लग ही रहा था कि हम जीतने वाले नहीं है। कांग्रेस को उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े नेताओं ने मना किया, बड़ी मुश्किल से दिग्विजय सिंह जी को राजी किया गया कि आप लड़िए और वहीं अपनी पारी का अंत कीजिए जहां से आपने शुरुआत की थी, वहां उनको भेजा गया है। अर्थात कोई नेता लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यह पहला चुनाव था और कांग्रेस ने पहली बार खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को पलायन आ रहा हूं। पंकज जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यह बात भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाती है भाई? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी मशीनरी, कौन सा ऐसा हिडन कैमरा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाता है कि कांग्रेस में तो कैंडिडेट ही नहीं, मिलने वाले नहीं है, और जो मिलने वाले होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनको भी अपने में ले आते हैं। आंकड़ों पर सबसे पहले बताइए कि जो आंकड़ा एग्जिट पोल, बार बार जैसा ब्रजेश जी भी कह रहे थे कि ये केवल सर्वे है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन ये जो सर्वे है, ये जो एग्जिट पोल बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं, इसके आंकड़ों पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को इन आंकड़ों के इर्द गिर्द रहने वाली है, फिर बहुत कुछ बदलने वाला है? पंकज जी, देखिए, एग्जिट पोल बराबर उसी तरह से जाते हैं जैसे कि लगभग आसपास, मैं मानता हूं कि 10 सीटों का एक मार्जिन आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े के आसपास तो जाएगी जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं। तो एग्जिट से एग्जैक्ट तक जाने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर मुझे इसमें दिखाई देता नहीं है। 10 सीट का ऊपर नीचे हो सकता है,
लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो उनका आंकड़ा और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा मुझे जो ओवरऑल दिख रहा है कि पिछले चुनाव का ही एक्सटेंशन है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी एनडीए के पास 353 सीट थी और अभी भी उसके आसपास दिखाई दे रही है। और विपक्ष को देखेंगे तो पिछले चुनाव में यूपीए जो था वो 100 के अंदर था और इस बार 100 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सीन जो है वो पिछले चुनाव जैसा ही है, कोई बहुत बदलाव नहीं है। चुनाव इतना लड़ा गया है, इतने बड़े पैमाने पे बातें हुई है। लेकिन पंकज जी, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं। बहुत बड़ा बदलाव नहीं है तो चुनाव के पहले चरण में आपको याद होगा, पहले चरण में जो वोट प्रतिशत कम हुआ था उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी। चुनावी विश्लेषक, चुनावी पंडित और पत्रकार, हमारे आपके जैसे लोग भी ये कहने लगे थे क्या मोदी का जलवा बरकरार है या फिर अब कम होने लगा है। हम लोग ये भी कह रहे थे कि क्या राम मंदिर का असर है या कम हो रहा है, इस तरह की बात होने लगी थी। और बीजेपी ने उसके बाद दूसरे चरण में मतदाता को घर से निकालने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो मेहनत क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन जो कहा जा रहा था वो ये सर्वे तो नहीं बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी का जलवा बरकरार नहीं बल्कि और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज जी, नहीं, देखिए, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये अभी आप नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि जलवा बरकरार है क्योंकि सीटें उतनी ही दिखाई दे रही। मैं यही कह रहा हूं कि पिछले चुनाव जीती और जो 400 पार का एक नारा दिया, उसके बाद जो बीजेपी ने लगातार मेहनत की और हर चरण के बाद खुद को और मजबूती से आगे किया है, उससे ये निश्चित है कि उन्होंने अपने आप को बरकरार रखा है। लेकिन जलवा कितना आगे गया है इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। नारा भी तो बहुत बड़ा दे देते हैं, छोटा मोटा नहीं, 400 पार दे देते हैं। ब्रजेश जी, 400 पार का नारा छोटा मोटा नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि नहीं, इतना अच्छा माहौल है कि सब आप ही जीत लेंगे। उसके दबाव में चीजें रुक जाती है ना। जो पंकज जी कह रहे हैं कि नारा छोटा मोटा दे तो समझ में आता है कि नहीं भाई पिछली बार से 10-5 सीट बढ़ जाएगी। 400 पार आपको लग रहा था कि 400 पार का माहौल है 400 तक, ब्रजेश जी? क्योंकि आप लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए, इसके अलावा वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ गए, लोगों से बात की। आपको ग्राउंड में ये लगा जो आंकड़े बता रहे हैं? नहीं, ग्राउंड में तो लग रहा था कि कोई बहुत बदलाव लग नहीं रहा था, क्योंकि जो एक मैं आपको एक बार बताऊं ज्ञानी जी कि जो जिस तरीके से हम लोगों ने पुराने चुनाव भी देखे हैं, पुराने चुनाव में क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, फ्लोटिंग वोटर्स। एक मतदाता था जो आखिरी मौकों पे मन बनाता था और वो जो मन बना लेता था उससे चुनाव जीत जाते थे। मगर पिछले 2 चुनाव से ये हो रहा है कि वो फ्लोटिंग वोटर्स गायब हो गया है। अब एक बड़ा वोटर का चंक है महिलाओं का। वो महिलाएं इंटैक्ट रहती हैं बीजेपी के साथ, महिलाएं इंटैक्ट रहती हैं शिवराज सिंह के साथ, महिलाएं इंटैक्ट रहती हैं मोदी के साथ। तो एक बड़ा चंक बीजेपी को अपने आप मिल रहा है और बीजेपी ने लगातार महिलाओं के बीच में काम किया और लगातार काम। एक मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, बहुत चौंकाने वाला है। वो चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि बीजेपी ने 21 लोकसभा केंद्रों से 1,64,00,000 फोन किए और 22,000 महिला कॉल सेंटर बनाए। अब देखिए कैसे जमीन तक बीजेपी ने काम किया, जमीन तक पेनिट्रेट किया, अपने काम याद दिलाए। तो जो अपने काम याद दिलाए वो लोगों को काम याद रहे, इसलिए कुछ बीजेपी माने जनता ने कुछ सोचा ही नहीं है। इन एग्जिट पोल के नतीजों को देख के ऐसा लग रहा है। महिलाओं की बात जब आप कर रहे थे और महिलाओं का सम्मेलन भी हुआ था, मुझे याद है, और उसमें मध्य प्रदेश में ही हुआ था, मैं गलत तो नहीं हूं? मध्य प्रदेश में हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूं शोभनानी जी आपसे कि बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो विधानसभा चुनाव लड़के मंत्री बन गए हैं और बहुत सारे लोगों को आप लड़ा रहे हैं। सरकार मध्य प्रदेश में बनी और मुखिया आपके पूरे देश में घूम रहे हैं, वो चुनावी ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। तो अब जो है मध्य प्रदेश की रफ्तार, डबल इंजन की सरकार आंकड़ों में तो बनती दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव आने वाला है? यानी जी डबल इंजन की सरकार है और वो लगातार चलने वाली है। ये अभी के एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और एक्चुअल जो परिणाम आएंगे वो भी 4 तारीख को होंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी नई लीडरशिप को आगे बढ़ाती है और हर स्तर पे हम बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश तक में जहां संभावना जिस कार्यकर्ता की होती है, कार्यकर्ता के कार्य के आधार पर उसका मूल्यांकन करके पार्टी आगे बढ़ाती है और नए कार्यकर्ता। एक अंदर की बात ये भी है कि आप लोग अब पैसा भी देने लगे हैं कार्यकर्ताओं को। ये झूठ बोलिएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि बैंक अकाउंट लेने लग गए हैं, बैंक अकाउंट ले गया और उसमें पैसा भी आ रहा है। तो अब कार्यकर्ता क्या आपके नौकरी पेशा हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल गलत समाचार है। कोई अकाउंट लेकर के उसको पैसा देने का काम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधार पर एक सिद्धांत पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो काम करता है
और चुनाव के समय जो प्रत्याशी को जो भी मदद पार्टी की तरफ से होती है और उस पर प्रत्याशी किस तरह से नीचे कार्यकर्ता को सहयोग करता है कि नीचे का काम हमारा सुचारू रूप से हो, केवल इतना, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। चलिए तो आंकड़ा एक और वॉल में डाल दीजिए भाई, एक आंकड़ा और डाल दीजिए। इंडिया टीवी का क्या बता रहा है ये भी आपको समझा देता हूं। बाकी चर्चा तो यहां बीजेपी नेता और वरिष्ठ पत्रकारों से हो ही रही है। तो चलिए, इंडिया टीवी ने ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा इसलिए दिखा, मध्य प्रदेश का और कौन कौन से चैनल का आंकड़ा है वो भी आप डाल दीजिएगा। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी 28 से 29 मतलब 29 के 29, जब आप प्रोमो की लाइन हम लोग लिख रहे थे तो प्रोमो की लाइन में हम कह रहे थे कि 29 को 29 कमल तो नहीं खिलेंगे। खैर, आपने मुझे टोका है कि ज्ञानेंद्र ये केवल सर्वे है, नतीजा नहीं है। तो चलिए सर्वे की बात ही कर लेते हैं। और कांग्रेस को एक सीट, अन्य का तो कोई रोल ही नहीं है मध्य प्रदेश में। लेकिन इस एग्जिट पोल पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। सुनाइए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। इन बयानों पे उनको भी विश्वास नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने हैं ये उनको भी पता है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख तक कुछ ना कुछ कहेंगे। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री। और ब्रजेश जी, मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान के बारे में, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी मध्य प्रदेश में और आपसे बातचीत हो रही थी तो कहा यह जा रहा था कि सबसे सेफ सीट अगर कोई है तो वो विदिशा है। लेकिन फिर यह कहा गया, आप और हम उस बैठक में मौजूद थे, अंदर का खुलासा विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन सबसे मजबूती से अगर कोई चुनाव लड़ रहा था तो शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे थे। और इनके लिए हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक प्रचार करने जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान जीत रहे हैं उस गारंटी के बाद भी। निश्चित विदिशा वो सीट है जहां से किसी को भी लड़वा दीजिए, किसी को लड़ा दीजिए। समनानी जी लड़ते तो भी उतने ही वोटों से जीतते, शिवराज जी लड़ रहे हैं तो भी उतने ही वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आके लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी आके लड़े हुए हैं, रामनाथ गोयनका आके वहाँ से लड़े हुए हैं, बहुत अनजान लोगों को इतनी सुरक्षित सीट है। और आपने सही कहा कि यदि किसी ने लड़ा है तो शिवराज सिंह चौहान ने लड़ा है, जबकि उनके सामने प्रत्याशी बहुत कमजोर थे जिसको वो 2 बार हरा चुके थे। और एक चुनाव और अच्छे किसी ने प्रत्याशी ने लड़ा है तो हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। उन्होंने राजगढ़ में जिस अंदाज में चुनाव लड़ा है वो भी एक गजब चुनाव था। वो एक सीट जो ये सर्वे बता रहा है, कहीं दिग्विजय राजा तो सबनानी जी नहीं जीत जाएंगे और ये कौन सी सीट है? दिग्विजय सिंह वाला मामला तो नहीं है। सर्वे में उन्होंने एक जरूर बताई होगी 0 से 1, लेकिन 28 से 29 पहले बता दिए कि 28 से 29 तक, 28 हम पिछली बार जीते थे और 29 इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। छिंदवाड़ा, राजगढ़ सहित सभी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो छिंदवाड़ा भी और मुरैना भी नहीं, वो 3 सीट ब्रजेश जी आप पूछ लीजिए एक बार। हम लोग अपना एग्जिट पोल कर लेते हैं, ये पोल आप पोल तो दिखाई दे रहे हैं। जो एबीपी न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसने 1 से 3 सीटें दी हैं कांग्रेस को। सबसे ज्यादा किसी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को सीट्स दी हैं तो वो एबीपी न्यूज। और एबीपी में हमारा भरोसा है भाई। देखिए, हम दोनों की रोजी रोटी बहुत दिन चली है एबीपी पे। हम दोनों एबीपी के किसी भी आंकड़े को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो बताइए 3 सीट कौन सी होनी चाहिए? फिर भी अंदाज ऐसे अनुमान देखिए, आप सुनिए, आप सुनामी मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं। सबनानी जी मेरी बात सुन लीजिए, आप सब मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं सुनामी है। एग्जिट पोल सब आपके पक्ष में जा ही रहा है। थोड़ा सा ऐसी विश्लेषण जो ब्रजेश जी चाहते हो कर दिए। वो 3 सीट जिसमें आपको लगता है कि रत्ती भर भी गुंजाइश है, बता दीजिए बड़ा दिल कर। मैंने कहा चुनाव भारतीय जनता पार्टी चाहे वार्ड का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि 29 के 29 लोकसभा में हमने तय कर लिया था कि छिंदवाड़ा पिछली बार रह गई थी, उसके पहले 27, 28, इस बार हमको 29 के 29 जीतना है। तो उस पर जो हमने तैयारी की, इसलिए मैं कह सकता हूं वो जो सर्वे के आंकड़े हैं वो गलत सिद्ध होंगे। 1 से 3 वाले 29 के 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूछे जो फंसी हुई सीट है वो बता दीजिए। जीती हुई बहुत नजदीक है, फासला ही नहीं है, आप ही पूछ लीजिए। फंसी हुई सीट, हालांकि प्रशिक्षण बहुत टाइट रहेगा और प्रशिक्षण में कोई कभी बीजेपी करती नहीं है। बता दीजिए, आपको लग रहा है अगर आप कोशिश कर सके हम सब एंकर बन जाते हैं। बीजेपी के एक जो यहाँ विधायक आए, हमारे गेस्ट आए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, आप कोशिश कीजिए बताएं। आपको क्या लगता है 3 सीटें कौन फंसी हुई है? 3 सीटें 3 सीटें आप बता दीजिए। ब्रजेश जी ये जानना चाहते हैं, मैं भी ये जानना चाहता हूं और विस्तार न्यूज के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जो सर्वे में
3 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती। वो 3 आप अपना एग्जिट पोल बता दिए, आपको कौन सी? मतलब मैं तो 5 सीटों पे बात करूंगा जिसमें से 3 5 कांग्रेस पे जीत सकती है। 5 पे जो छिंदवाड़ा, झाबुआ रतलाम, मुरैना और राजगढ़। झाबुआ रतलाम और मुरैना, झाबुआ रतलाम एक ही सीट है, रतलाम एक ही। मुरैना 2, राजगढ़ 3, छिंदवाड़ा 4। छिंदवाड़ा और राजगढ़ तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्यों ये बड़े नेता हैं। ये झाबुआ और रतलाम और मुरैना आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस जीतेगी? देखिए, मुरैना में जातिवादी समीकरण है और इसके अलावा मुरैना में जो प्रत्याशी हैं उनका अच्छा होल्ड है उस पूरे बेल्ट में और लगातार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी मजबूत पकड़ है। इससे मुझे लगता है, और कांग्रेस का ठीक ठाक वोट बैंक है वहाँ पे, जातिगत समीकरण भी है, इसलिए लगता है। और झाबुआ रतलाम में जो कांतिलाल भूरिया कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो अभी तक एक ही चुनाव हारे हैं और वो लगातार कांग्रेस की सीट रही है लंबे समय से। केवल एक बार दिलीप सिंह जुदेव जीते थे और अभी ये पिछला चुनाव जीएस डामोर जीते। तो मुझे लगता है कि कांतिलाल भूरिया एक ऐसे नेता हैं, छिंदवाड़ा की बात बार बार होती है क्योंकि कमलनाथ बड़े नेता हैं, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने अपने इलाके में अपना होल्ड बरकरार रखा है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि झाबुआ में कांग्रेस वो सीट निकाल सकती है। चलिए, आप जो बता रहे हैं और जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए जाति और आरक्षण की बात बहुत हुई ब्रजेश जी, और इसलिए मध्य प्रदेश का एक बार आंकड़ा जितने भी चैनलों का है, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं, पल पल आपके मन में अगर यह सवाल चल रहा है कि भाई साहब जितने चैनल आज एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उनके क्या आंकड़े हैं, वो सब कुछ विस्तार से दिखाइए मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल। तो चलिए आपको दिखा देता हूं। इंडिया टीवी 28 से 29, जो मैंने आपको पहले बिग पिक्चर में बता दिया था, कांग्रेस 1। सबनानी जी मानने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं 29 की 29 ले लीजिए भैया, हम तो बड़ा दिल है, सब दे दिए आपको, लेकिन कांग्रेस को भी हम चाहते हैं खाता खुले, उनके प्रत्याशी कम से कम आपके मंत्री किडनैप ना करें। अब ये देखिए, ये क्या है? एबीपी सी वोटर। एबीपी सी वोटर बता देते हैं आपको। एबीपी की बात बहुत गंभीरता से ले रहे हैं ब्रजेश जी, और मेरे संपादक है, मुझे भी लेना ही पड़ेगा, इसलिए जोर देकर मैं बता देता हूं आपको कि एबीपी सी वोटर 26 से 28 उसी 1 और 3 सीट में मेरी और ब्रजेश जी की सुई फंसी हुई है, पर सबनानी जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चलिए, तो ये जो है एबीपी सी वोटर 1 से 3, लेकिन हम लोग डिस्कशन यहां खत्म नहीं करेंगे, आपके केबिन में जाके तब फिर गुड़ागड़ित करेंगे, और 2-3 दिन की अभी रोजी रोटी इसी से चलना है, तो इस पर पूरे विस्तार से बातचीत होगी। और ये किसका है? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने 28 से 29, ये बहुत एक जैसा ही है, इंडिया टीवी और इंडिया टुडे का 28 से 29 एक सीट। अब समय बहुत कम है, 15-15 सेकंड में ब्रजेश जी, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरे टर्म की सरकार बना रही है तो बीजेपी की वो सबसे मजबूत कड़ी क्या है? 15-15, 20-20 सेकंड। मुझे लगता है सबसे मजबूत और एकमात्र कड़ी उनका नेतृत्व है, मोदी जी है, जिस पे हर आदमी को उम्मीद है, भरोसा है, उनके कामकाज को लोग सराह रहे हैं, उनको और एक दफ़ा फिर उम्मीद है कि उनका जो कामकाज है पिछले 10 साल का, उसको और आगे ले जाएंगे। और फिर जैसा कि अभी आई का आंकड़ा बताया था कि लगातार तीसरी बार जीतना बहुत बड़ी बात होगी, और लगातार 3 बार सिर्फ नेहरू जी ही जीते थे, मगर एकमात्र कोई कारण है जो मुझे लग रहा है, वो है सिर्फ मोदी जी। 30 सेकंड में बीजेपी क्यों बढ़त बना रही है? थोड़ा अंदर की बात बता दीजिए, जो संगठन प्रशिक्षण मिलता है वो नहीं, थोड़ा अंदर खुलासा कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है, कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करते हुए नहीं दिखेगा। नेतृत्व पर भरोसा, माननीय मोदी जी ने आज नहीं, संकल्प लेकर के कहा है कि विकसित भारत हम 2047 तक का विजन बताया कि हम 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे। जनता का भरोसा नेतृत्व के पीछे और ईमानदार नेतृत्व के साथ है, तो इसलिए जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लौट रही, तो उसमें केवल और केवल एक कारण है, ईमानदार नेतृत्व जो कहा है वो कर रहे हैं, उससे बेहतर करके दिखाएंगे, देश को भरोसा है। पंकज जी, जब मैं बता रहा था कि मुद्दे क्या हैं, तो उसमें मोदी की गारंटी पर मैंने बहुत ज्यादा बात की थी। क्या ये मोदी की गारंटी शब्द जो है इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और मोदी के प्रति जो भरोसा है जनता जनार्दन का, वही दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों में? बिल्कुल, मोदी की गारंटी सबसे बड़ा शब्द भी है और वो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा वो लगातार जो आपने कहा 400 पार का नारा देके जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं विपक्ष पे भी और आम लोगों पे भी, कि लोग ये बात करने लगे कि अब तो चुनाव में कुछ बचा ही नहीं है, इस बार बीजेपी 400 ला रही है।
तो ये एक जो माहौल क्रिएट करने वाला काम है ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ढंग से किया है। और एक और बड़ी बात है कि मोदी जी का चेहरा तो है, लेकिन विपक्ष कोई चेहरा अभी तक खड़ा नहीं कर पाया है। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। करें। देखिए, पंकज मुकाती जी जो बात कर रहे हैं, ब्रजेश जी जो बात कह रहे हैं, और बीजेपी के विधायक हैं तो सबनानी जी तो वो बात करेंगे ही, अपनी पार्टी की बात करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी और पंकज जी जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष का चेहरा, क्योंकि इंडिया अलायंस की जब नींव रखी गई थी पटना में, मैं उस वक्त पटना में मौजूद था, और नीतीश कुमार जो अगुवाई कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, और जो कहे थे नहीं चलिए मैं बीड़ा उठाऊंगा, एक एक नेता से जाके मिल रहे थे अपने साथियों से, वही डीरेल हो गए और कहने लगे इस बार कुछ इधर उधर नहीं होगा, अब हम मोदी जी के साथ रहेंगे। तो चलिए, ये सब जो खंड खंड हुआ, शायद इसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है कि बीजेपी इतनी ताकतवर बनकर इस बार भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बहस में मेरे संपादक एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबनानी जी विधायक बीजेपी से जुड़े आपका बहुत धन्यवाद, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से विश्लेषण बताने और समझाने के लिए।